ये कहानी है हिरोको की, जिसके बॉयफ्रेंड की 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। 2 साल बाद उसे याद करते हुए जब हिरोको एक लेटर लिखकर पोस्ट करती है तो उसे उस लेटर का रिप्लाई मिलता है, जिसके बाद उसे कई सारी ऐसी चीजें पता चलती हैं जिनसे आज तक वो अनजान थी। दोस्तों, ये जापानीज मूवी काफी इमोशनल है, हो सकता है एंड में आप रो दो, इसीलिए अगर आप इमोशनल नहीं होना चाहते तो आप हमारी दूसरी वीडियोस को देख सकते हो। तो कहानी की शुरुआत जापान की एक सिटी कोबे से होती है, जहां पर हम एक लड़की वातानाबे हिरोको को देखते हैं। उसका बॉयफ्रेंड फूजी इत्सुकी, जो कि उसका फियोंसे भी था, उसकी 2 साल पहले माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए एक हादसे में डेथ हो गई थी। फूजी इत्सुकी एक माउंटेन क्लाइंबर था। आज उसकी डेथ को 2 साल पूरे हो चुके हैं। सभी लोग उसकी कब्र पर मेमोरियल में इकट्ठा हुए होते हैं। फूजी इत्सुकी के मॉम डैड भी यहाँ पर मौजूद थे। हिरोको फूजी इत्सुकी की कब्र पर जाकर उसे याद करती है। फिर बाकी लोगों से उसे पता चलता है कि उस हादसे के बाद फूजी के सभी साथियों ने माउंटेन क्लाइंबिंग करना छोड़ दी और अकीबा और बाकी दोस्तों को आज भी उसकी मौत का काफी दुख है, इसीलिए वो यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब इसके कुछ समय बाद हिरोको फूजी की माँ के साथ उनके घर पर जाती है। फूजी की माँ कहती हैं कि तुम अब हमसे मिलने नहीं आती, क्या यहाँ आने से भी तुम्हें फूजी इत्सुकी याद आ जाता है और तुम्हें उसके जाने का दुख होता है? हिरोको हाँ करती है। इसके बाद हिरोको फूजी इत्सुकी के रूम में जाती है और उसका सामान देखने लगती है। फूजी की माँ फूजी की जूनियर हाई स्कूल की ईयरबुक हिरोको को दिखाती हैं और हिरोको को पता चलता है कि फूजी और उसका परिवार शुरू से कोबे सिटी में नहीं रहते थे। वो पहले एक दूसरे शहर ओतारू में रहा करते थे। हिरोको पूछती है कि अब ओतारू में कहाँ पर रहती थीं। इस पर फूजी की माँ बताती हैं कि हम जिस टाउन में रहा करते थे वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, उस जगह पर एक हाईवे बन चुका है। हिरोको ईयरबुक की फोटोज को देखने लगती है, जिसमें फूजी इत्सुकी की भी फोटोज थीं। अब तभी फूजी की माँ हिरोको के लिए चाय बनाने चली जाती हैं। हिरोको उस ईयरबुक को देखती है जिसमें फूजी के सभी क्लासमेट्स के नाम लिखे हुए थे। उसमें हिरोको को फूजी इत्सुकी का भी नाम मिलता है, जिसके नीचे उसके ओतारू वाले घर का एड्रेस लिखा हुआ था। हिरोको उस एड्रेस को अपने हाथ पर लिख लेती है ताकि उसे वो जगह याद रहे। फिर कुछ समय बाद हम ओतारू टाउन को देखते हैं, जहाँ पर एक घर में बिल्कुल हिरोको जैसी दिखने वाली एक लड़की रहती है। उसे जुकाम था और थोड़ी तबीयत खराब थी। उसके पास आज पोस्टमैन आता है और उसके लिए भेजे गए पोस्ट देखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम भी फूजी इत्सुकी है, वही नाम जो कि हिरोको के फियोंसे का नाम था। पोस्टमैन इस लड़की का दोस्त था। वो इत्सुकी से पूछता है कि क्या हम साथ में मूवी देखने चलें? मेरे पास 2 टिकट्स हैं, लेकिन इत्सुकी मना कर देती है। उसने जाते समय एक लेटर गिरा दिया था। वो पोस्टमैन उसे लेटर उठाकर देता है और पूछता है कि क्या ये कोई लव लेटर है? बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। इत्सुकी को भी नहीं पता था कि ये क्या है। वो उस लेटर को खोलती है और उसमें लिखा था कि डियर फूजी इत्सुकी, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हारी वातानाबे हिरोको। इसका मतलब है कि ये लेटर उसी हिरोको ने अपने फियोंसे फूजी इत्सुकी के पुराने एड्रेस पर लिखा है, जो कि इस सेम नाम वाली लड़की को मिल गया। लेकिन ये इत्सुकी किसी भी वातानाबे हिरोको को नहीं जानती थी। वो सोचने लगती है कि हिरोको कौन है। वो अपनी मॉम और दादाजी से भी पूछती है कि क्या हमारा कोई रिश्तेदार कोबे में रहता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि हिरोको कौन है। यहीं पर इत्सुकी की तबीयत खराब थी, इसलिए उसकी मॉम उसे हॉस्पिटल जाकर दवाई लेने के लिए कहती हैं, लेकिन इत्सुकी इस बात को टाल देती है। रात में भी इत्सुकी को ये सोचकर नींद नहीं आ रही थी कि ये हिरोको कौन है। इसीलिए अब इत्सुकी हिरोको के उसी एड्रेस पर जहाँ से वो आया था एक लेटर लिखती है। इत्सुकी अपने लेटर में लिखती है कि डियर वातानाबे हिरोको, मैं ठीक हूँ, बस मुझे हल्का फुल्का जुकाम है। और फिर कुछ समय बाद ही इत्सुकी को फिर से हिरोको की तरफ से लेटर मिलता है, जिसमें हिरोको ने लिखा था कि अब तुम्हारा जुकाम कैसा है? मैं दवाइयां दे रही हूँ, इनसे जुकाम ठीक हो जाएगा। यहीं पर हमें पता चलता है कि फूजी इत्सुकी इस शहर की लाइब्रेरी में काम करती है। वहीं कोबे टाउन में हम हिरोको को देखते हैं, जो कि अपने और मेल फूजी इत्सुकी के दोस्त अकीबा से मिलने आई हुई थी। वो काफी खुश थी और अकीबा उससे पूछता है कि आज तुम इतनी खुश क्यों हो? इस पर हिरोको कहती है कि मैं जब फूजी इत्सुकी के घर पर गई थी तो मैंने उसकी जूनियर हाई स्कूल की ईयरबुक को देखा था और मुझे पता चला कि वो पहले ओतारू शहर में रहा करता था और उस बुक में उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था, मगर अब वो जगह एग्जिस्ट नहीं करती और वहाँ पर हाईवे बन चुका है। हिरोको कहती है कि मैंने फिर भी इत्सुकी के पुराने वाले एड्रेस पर एक लेटर लिखा था और मुझे सच में रिप्लाई दिया गया। हिरोको को लग रहा था कि ये लेटर उसके फियोंसे ने हेवन से भेजा है। हिरोको अकीबा को इत्सुकी का भेजा हुआ लेटर भी दिखाती है, मगर अकीबा जानता था कि ऐसा नहीं हो सकता। उसे लगता है कि शायद कोई इत्सुकी बनकर मजाक कर रहा है। दोनों बातें करने लगते हैं और बातों ही बातों में अकीबा कन्फेस करता है कि वो हिरोको से प्यार करता है। अकीबा हिरोको को किस करता है और तभी अकीबा के साथ काम करने वाली एक लड़की इन्हें देख लेती है, लेकिन वो माफी मांगकर चली जाती है। अकीबा कहता है
कि उसने देख लिया, ये सोचकर तुम घबराना मत। वैसे भी हम सबको बताने ही वाले हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हिरोको हाँ करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो गिल्टी महसूस कर रही थी। अकीबा उससे कहता है कि जब मैं फूजी की कब्र पर गया था तो मैंने उससे परमिशन मांगी थी ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। अकीबा कहता है कि अब तुम्हें उसकी डेथ से मूव ऑन कर लेना चाहिए और तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए। ये बोलकर वो चला जाता है। वहीं पर ओतारू टाउन में हम इत्सुकी को देखते हैं। हिरोको ने उसे अपना फियोंसे समझकर एक और लेटर भेजा था जिसमें लिखा था कि डियर फूजी इत्सुकी, आज घर जाते समय मैंने चेरी ब्लॉसम को देखा, फूल खिलने के लिए तैयार हैं, बसंत का मौसम अब दूर नहीं। इत्सुकी अपने साथ काम करने वाली एक और लड़की को वो लेटर दिखाती है और वो लड़की कहती है कि ये तो अब ज्यादा हो गया है। दोनों को लगने लगता है कि क्या पता वो लड़की अपने घर में कैद हो और हमें कोई मैसेज देना चाहती हो। खैर कुछ बातों के बाद इत्सुकी सोचती है कि उसे इस चीज को खत्म करना होगा, इसीलिए वो एक और लेटर भेजती है और लिखती है कि डियर वातानाबे हिरोको, आखिर तुम कौन हो, मुझे सच बताओ। हिरोको ये लेटर अकीबा को भी दिखाती है और वो सोचता है कि शायद ये कोई दूसरा इंसान है जो अब फूजी इत्सुकी बनकर लेटर्स का जवाब दे रहा है। अकीबा कहता है कि ये बहुत अजीब बात है, तुमने बताया था कि फूजी इत्सुकी के पुराने वाले घर की जगह पर एक हाईवे बना दिया गया है, तो आखिर ये लेटर ठीक उसी एड्रेस पर डिलीवर कैसे हो रहे हैं। अकीबा कई सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचता है, जैसे क्या पता हाईवे पर ही कोई इंसान रहता हो और वही इन लेटर्स का जवाब दे रहा हो। तभी अकीबा के दिमाग की बत्ती जलती है। वो हिरोको से कहता है कि इमेजिन करो कोई इंसान सच में हाईवे पर घर बनाकर रह रहा है और जब पोस्टमैन उसके पास लेटर लेकर आएगा तो तब भी लेटर उस इंसान को नहीं मिल सकता, क्योंकि तुमने एड्रेस के साथ साथ भेजने वाले का नाम यानी फूजी इत्सुकी भी लिखा था। इसका मतलब है कि जो इंसान इन लेटर्स को भेज रहा है वो फूजी इत्सुकी ही है और एड्रेस भी बिल्कुल सही है। दोनों हैरान रह जाते हैं। हिरोको को लगता है कि शायद फूजी ही ये लेटर्स हेवन से भेज रहा होगा और ये कितना रोमांटिक है, मगर अकीबा को यकीन नहीं होता। वो अब सच पता लगाना चाहता था, इसीलिए वो लेटर ले लेता है और इत्सुकी को खुद एक लेटर लिखकर कहता है कि अगर तुम असली फूजी इत्सुकी हो तो मुझे कोई सबूत भेजो। ये लेटर पढ़कर इत्सुकी और उसकी दोस्त को भी गुस्सा आ जाता है। इत्सुकी कहती है कि उस इंसान ने ही तो सबसे पहले मुझे लेटर भेजा था और अब वो मुझसे ही फूजी इत्सुकी होने का सबूत मांग रहा है। उसकी दोस्त उसे एडवाइस देती है कि तुम अपना कोई प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भेज दो। इसके बाद इत्सुकी एक आखिरी लेटर में अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भेजती है और अकीबा खुश हो जाता है। इन्हें पता चल चुका था कि ये फूजी इत्सुकी तो एक लड़की है जिसका नाम उनके दोस्त फूजी इत्सुकी जैसा है। अकीबा कहता है कि मेरी ट्रिक काम कर गई, मैंने तुम्हें बिना बताए एक लेटर उसे भेजा था और धमकी दी थी कि उसे अपना फूजी होने का सबूत देना होगा। अकीबा कहता है कि मेरा एक दोस्त ओतारू में रहता है और वो एक एग्जीबिशन कर रहा है, तो चलो हम लोग वहाँ चलते हैं और इस नकली फूजी इत्सुकी का पर्दाफाश करते हैं। मगर हिरोको मना कर देती है और कहती है कि वो लड़की हमारी दुश्मन नहीं है। हिरोको खुश नहीं थी, वो मानती थी कि उसके लेटर्स का जवाब हेवन से फूजी ही दे रहा है और इससे हिरोको के दिल को थोड़ा सुकून मिला था। लेकिन अब इस फीमेल इत्सुकी ने लेटर में लिखा होता है कि आज के बाद मुझे कोई भी लेटर मत भेजना। हिरोको उदास हो जाती है। अकीबा गुस्से में कहने लगता है कि वो फूजी नहीं है, वो हेवन से तुम्हें लेटर्स नहीं लिख सकता। अकीबा गुस्से में था क्योंकि उसे हिरोको की चिंता थी। हिरोको 2 साल होने के बाद भी फूजी इत्सुकी की डेथ से मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। आज भी वो रेस्टोरेंट में उसी साइड बैठी हुई थी जहाँ पर वो तब बैठी थी जब वो फूजी से पहली बार मिली थी। अकीबा कहता है कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था। अगर मैंने फूजी से पहले तुमसे बात की होती तो शायद हालात आज अलग होते। अकीबा की आंखों में आंसू थे। वो कहता है कि चलो एक बार ओतारू चलते हैं और इस फूजी इत्सुकी से सामने से मिलकर बात करते हैं। हिरोको अब मना नहीं कर पाती, जिसके बाद दोनों ओतारू शहर में आ जाते हैं। अकीबा का दोस्त यहाँ पर रहता था जिसकी ग्लासेस की दुकान थी। वो आदमी भी मेल फूजी इत्सुकी को जानता था क्योंकि वो एक ही क्लास में थे। तभी एक और लड़का जो कि यहाँ पर काम करता था वो कहता है कि क्या ये फूजी इत्सुकी है। वो लड़का भी फूजी इत्सुकी को जानता था और कहता है कि मैं बचपन में उसका दोस्त हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ फीमेल इत्सुकी की तबीयत अब भी ठीक नहीं हुई थी और आज उसकी मॉम एक नया घर देखने जा रही थी क्योंकि ये घर पुराना हो गया है और कभी भी गिर सकता है। इत्सुकी भी इनके साथ चलने लगती है। घर दिखाने वाला आदमी इनका रिलेटिव था। इत्सुकी उससे बात करने लगती है और इसी दौरान हमें पता चलता है कि कई साल पहले इत्सुकी के डैड को निमोनिया हो गया था जिस वजह से उनकी डेथ हो गई। उन्हें भी पहले जुकाम हुआ था जो कि फिर निमोनिया में बदल गया और इसी वजह से इत्सुकी की माँ उसके लिए परेशान थी। वो उसे हॉस्पिटल छोड़ देती हैं और खुद नया घर देखने जाती हैं।
इधर दूसरी तरफ अकीबा का दोस्त उन दोनों को लेकर फूजी के घर की जगह पर आता है जहाँ पर सच में हाईवे बना हुआ था। अकीबा उससे पूछता है कि क्या तुम किसी और फूजी इत्सुकी को जानते हो जो कि इसी शहर में रहती हो, लेकिन वो मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अपना नंबर आने का इंतजार करते हुए इत्सुकी की आंख लग जाती है और तभी उसे वो पल याद आने लगता है जब उसके डैड की तबीयत बिगड़ गई थी। अब तभी इत्सुकी को अपने जूनियर हाई स्कूल के कुछ पल याद आते हैं। एक लड़का जो उसकी क्लास में था और उसका नाम भी फूजी इत्सुकी था। वहीं दूसरी तरफ हिरोको और अकीबा लेटर पर लिखे हुए एड्रेस को ढूंढते हुए फूजी इत्सुकी के घर तक पहुंच जाते हैं और नेम प्लेट से इन दोनों को यकीन आ जाता है कि वो लड़की यहीं पर रहती है। अकीबा घर में बात करता है जहाँ पर इत्सुकी के ग्रैंडपा थे। अकीबा उनसे कहता है कि क्या फूजी इत्सुकी यहीं पर रहती है, हमें उससे मिलना है। वो कहते हैं कि इत्सुकी अभी कहीं पर गई हुई है, तुम दोनों अंदर आकर इंतजार कर लो, मगर अकीबा मना कर देता है। वो दोनों बाहर ही बैठकर इत्सुकी का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन काफी देर होने के बाद भी जब इत्सुकी यहाँ पर नहीं आती तो हिरोको उसे एक आखिरी लेटर लिखती है। वो लिखती है, डियर फूजी इत्सुकी, मैं तुमसे मिलने ओतारू आई थी और ये लेटर मैं तुम्हारे घर के बाहर बैठकर लिख रही हूँ। जिस फूजी इत्सुकी को मैं जानती थी वो तुम नहीं हो और मुझे ये बात यहाँ पर आकर पता चल गई है। मेरा फूजी इत्सुकी एक आदमी था जो मेरा फियोंसे था 2 साल पहले। लेकिन ये बात लिखते हुए ही हिरोको रुक जाती है। वो इस बात को काट देती है और लिखती है कि अब फूजी इत्सुकी मेरे साथ नहीं रहता, मैं अक्सर उसे याद करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो जहाँ भी होगा ठीक होगा। हिरोको आगे लिखती है कि मैं वो लेटर्स तुम्हें वही फूजी इत्सुकी समझकर लिख रही थी, इसीलिए मुझे माफ कर देना। इसके बाद दोनों जाने लगते हैं। अकीबा उससे कहता है कि तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया कि फूजी इत्सुकी अब मर चुका है। हिरोको कहती है कि मुझे लगा ये बात बताने की जरूरत नहीं है। यहीं पर जाते हुए इन्हें एक टैक्सी दिखती है। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन टैक्सी नहीं रुकती। उस टैक्सी के अंदर इत्सुकी बैठी थी जो वापस अपने घर जा रही थी। वो घर वापस आती है तो उसे हिरोको का लिखा हुआ लेटर मिलता है। उधर दूसरी तरफ वो टैक्सी उन दोनों के पास पहुंच जाती है। दोनों जब टैक्सी से स्टेशन जा रहे थे तभी टैक्सी का ड्राइवर उनसे कहने लगता है कि आप तो बिल्कुल उसी लड़की की तरह दिखती हो जिसे अभी मैंने घर छोड़ा। हिरोको को ये बात जानकर हैरानी होती है। वहीं पर इत्सुकी जब पूरा लेटर पढ़ती है तो वो समझ जाती है कि मामला क्या था। वो अब इस लेटर का जवाब लिखती है और बताती है कि मैंने वो बात इसीलिए कही थी क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानती थी और शायद मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है। इत्सुकी लेटर में लिखती है कि एक लड़का मेरे जूनियर हाई स्कूल में मेरी क्लास में था, उसका नाम भी फूजी इत्सुकी था, शायद वही तुम्हारा फियोंसे होगा। इत्सुकी इस लेटर को लेटर बॉक्स में डालने जाती है और अकीबा और हिरोको के काफी करीब से निकलती है और हिरोको उसे देख लेती है क्योंकि इत्सुकी काफी ज्यादा हिरोको की तरह दिख रही थी जैसे वो दोनों जुड़वा हों। हिरोको कहती है कि फूजी इत्सुकी और तभी इत्सुकी रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है, मगर उसी समय लोगों की भीड़ आ जाती है और इत्सुकी हिरोको को नहीं देख पाती और चली जाती है। मगर हिरोको समझ गई थी कि जिसे उसने देखा वो फूजी इत्सुकी थी जो काफी ज्यादा उसकी तरह दिख रही थी। कुछ समय बाद इत्सुकी अपनी मॉम के साथ नया फ्लैट देखने जाती है। दोनों को घर पसंद आ गया था और अब बस इन्हें ग्रैंडपा को मनाना था क्योंकि ग्रैंडपा उस घर को नहीं छोड़ना चाहते। घर आकर इत्सुकी की माँ ग्रैंडपा से बात करने लगती हैं और ग्रैंडपा अब भी घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, मगर आखिर में वो इत्सुकी और उसकी माँ के लिए मान जाते हैं। वहीं जब हिरोको इत्सुकी के भेजे हुए लेटर में ये बात पढ़ती है कि उसकी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम भी फूजी इत्सुकी था, तो हिरोको फूजी इत्सुकी की जूनियर हाई स्कूल की ईयरबुक को दोबारा देखती है जिसमें पूरी क्लास की एक फोटो थी और इसमें वही लड़की इत्सुकी भी मौजूद थी। हिरोको मेल फूजी की माँ को उस लड़की को दिखाती है और पूछती है कि क्या ये लड़की मेरी तरह दिखती है। उसकी माँ हाँ करती हैं और ये बात जानकर बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसे अब ऐसा लगने लगा था कि शायद मेल फूजी इत्सुकी अपने जूनियर हाई स्कूल में इस लड़की से प्यार करता होगा और उसे मुझसे इसीलिए प्यार हुआ क्योंकि मैं उसकी तरह दिखती हूँ। हिरोको खुद को रोने से रोक रही थी। इसके बाद हिरोको फीमेल इत्सुकी को एक और लेटर लिखती है और बताती है कि तुम्हारी क्लास में पढ़ने वाला फूजी इत्सुकी और मेरा फियोंसे एक ही इंसान है और जब मैं उसका एड्रेस उस ईयरबुक में ढूंढ रही थी तो तब मुझे तुम्हारा एड्रेस मिल गया। मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई, लेकिन क्या तुम मुझ पर एक और एहसान कर सकती हो? क्या तुम मुझे वो सारी बातें बता सकती हो जो तुम मेल फूजी इत्सुकी के बारे में जानती हो? इत्सुकी लेटर का जवाब लिखती है और बताती है कि अचानक मुझे मेरी जूनियर हाई स्कूल की यादें वापस आने लगी और मुझे फूजी के बारे में भी काफी कुछ पता है क्योंकि हम दोनों एक ही क्लास में थे।
और ये सब हमारे जूनियर हाई स्कूल के पहले दिन शुरू हुआ था। मैं उस दिन एक नई शुरुआत की उम्मीद से स्कूल गई थी, लेकिन उस दिन अटेंडेंस के समय हम दोनों ने साथ में हाथ उठाया और पूरी क्लास को पता चल गया कि हम दोनों का नाम फूजी इत्सुकी है। इसके बाद से हम दोनों हमारी पूरी क्लास के सामने स्पॉटलाइट में रहते थे। अक्सर बच्चे हमें कपल कहकर चिढ़ाते थे। मेल फूजी को इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो काफी शर्मीला और शांत किस्म का लड़का था। हम दोनों ज्यादा बातें भी नहीं करते थे। मुझे लगा था कि हम बस एक साल एक ही क्लास में रहेंगे, लेकिन हम दोनों 3 सालों तक एक ही क्लास में रहे। हिरोको को ये लेटर पढ़कर अच्छा लगता है। उसे अब फूजी के बारे में और बातें जाननी थी, इसलिए वो लेटर में लिखती है कि तुम दोनों का एक जैसा नाम होना और एक ही क्लास में होना, ऐसा लगता है तुम्हारी किस्मत में मिलना लिखा था। और ये चीज कितनी रोमांटिक भी है। हालांकि इसे पढ़कर इत्सुकी लिखती है कि किसी दूसरे को ऐसा ही लगेगा, लेकिन एक जैसा नाम होने की वजह से अक्सर हम दोनों सबका टारगेट बनते थे। वो सभी लोग हमें बिल्कुल एक कपल ही मान बैठे थे। और जब स्कूल में लाइब्रेरी की ड्यूटी के लिए 2 लोगों को चुनना था, तो सभी ने हमारा ही नाम लिखा और हमें वोट किया। और फिर सभी बच्चे हमें दोबारा चढ़ाने लगे। इससे इत्सुकी रोने लगी थी और तब गुस्से में आकर फूजी ने क्लास के मॉनिटर से लड़ाई भी की थी। इत्सुकी लेटर में और बातें लिखती है और बताती है कि हम दोनों को जबरदस्ती साथ में लाइब्रेरी की ड्यूटी पर लगा दिया गया था, मगर ज्यादातर काम मुझे ही करना पड़ता था। फूजी बस चुपचाप एक कोने में अपनी बुक्स पढ़ता रहता था। वो काफी अजीब था। वो हर हफ्ते कई सारी बुक ले जाता था, ऐसी बुक्स जो कोई भी नहीं पढ़ता था। शायद उसे बस बुक बाइंग कार्ड्स पर अपना नाम लिखने का शौक था, इसीलिए वो लाइब्रेरी से बुक लेता था। इस लेटर के जवाब में हिरोको लिखती है कि मुझे ये जानकर सच में अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं उस फूजी को जानती भी हूँ जिसके बारे में तुम बता रही हो। मेरे लिए ये सब कुछ नया है। वो मेरे साथ बिल्कुल अलग था और ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। एक इंसान अलग अलग जगहों पर लोगों के साथ समय बिताता है और मुझे फूजी की दूसरी लाइफ के बारे में जानकर अच्छा लग रहा है। अगर तुम्हें और भी चीजें याद आए तो मेरे साथ शेयर जरूर करना। इस लेटर को पढ़कर इत्सुकी और बातों को याद करती है और उसे याद आता है। वो बताती है कि एक बार क्लास के टेस्ट रिजल्ट मिलते समय मेरे पास मेल फूजी इत्सुकी की आंसर शीट आ गई थी और मेरी आंसर शीट उसके पास चली गई थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे बात कर पाऊं और उसे तो एहसास भी नहीं था कि मेरी आंसर शीट उसके पास है। उन दिनों साइकिल का पार्क स्टूडेंट्स की एक दूसरे को प्रपोज करने की जगह थी, जहां बच्चे उन्हें प्रपोज किया करते थे जिनसे वो मन ही मन प्यार करते थे। उस जगह पर इत्सुकी ने फूजी का काफी देर तक इंतजार किया। उसके बराबर में ही एक और लड़की सनाए भी खड़ी हुई थी जो किसी का इंतजार कर रही थी। वो उस लड़के से प्यार करती थी, लेकिन काफी देर होने के बाद भी जब वो लड़का नहीं आया तो सनाए गुस्से में चली गई। इत्सुकी वहीं पर फूजी का इंतजार करती रही क्योंकि उसे अपनी आंसर शीट वापस चाहिए थी। रात होने पर फूजी अपनी साइकिल लेने यहाँ पर आया तो तब इत्सुकी ने उससे बात की, लेकिन ये बात जानने के बाद भी कि उसके पास उसकी आंसर शीट नहीं है, वो वहीं पर बैठकर सही आंसर्स क्या हैं ये चेक करने लगा। वो दिन बहुत अजीब था। इत्सुकी अपने पुराने सामान में उसी आंसर शीट को ढूंढती है जो फूजी के पास चली गई थी और इत्सुकी देखती है कि उसके पीछे एक लड़की की ड्राइंग बनी है जो शायद फूजी ने उस समय बनाई होगी। इत्सुकी लेटर के साथ साथ इस ड्राइंग को भी भेजती है ताकि इसे देखकर हिरोको को अच्छा लग सके। हिरोको के लिए ये सारी यादें एक खजाने की तरह थी। वो छुपा हुआ खजाना जो उसे फूजी के जाने के बाद अब मिल रहा है। वो इन्हें जानकर काफी खुश होती है। हिरोको इत्सुकी से लेटर के जवाब में पूछती है कि क्या तुम्हें पता है उसका पहला प्यार कौन थी। इत्सुकी दिमाग पर जोर डालती है, लेकिन उसे फूजी की पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। हालांकि उसे एक बात याद आती है, एक दिन वही लड़की सनाए उसके पास आई थी और पूछा था कि क्या तुम फूजी को पसंद करती हो। फीमेल फूजी इत्सुकी ने साफ मना कर दिया था और सनाए ने तब कहा कि अच्छा है क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी और फूजी की दोनों की दोस्ती करवाओ। इसके बाद लाइब्रेरी ड्यूटी के समय सनाए वहीं पर मौजूद थी। इत्सुकी ने फूजी को बताया था कि कोई तुमसे मिलना चाहता है। इसके बाद उसने सनाए को जबरदस्ती फूजी के सामने भेज दिया था। हालांकि उन दोनों के बीच में क्या बात हुई इत्सुकी को वो नहीं पता, मगर फूजी वहां से चला गया था और सनाए दुखी और हैरान थी। ये बात साफ थी कि फूजी सनाए को पसंद नहीं करता था। इत्सुकी लेटर में बताती है कि फूजी काफी ज्यादा अनफ्रेंडली था। मुझे नहीं लगता कि किसी लड़की ने कभी उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाया होगा और पता नहीं तुमने उसके अंदर क्या देखा जो तुम उससे प्यार करने लगी। हालांकि हम देखते हैं कि मेल फूजी इत्सुकी कभी कभी फीमेल फूजी इत्सुकी को परेशान किया करता था। यहीं पर एक दिन जब हिरोको अकीबा से मिलने उसकी शॉप पर आती है तो यहाँ पर वही लड़की जिसने अकीबा और उसे किस करते हुए देख लिया था वो हिरोको से कहती है कि मैं भी अकीबा से मन ही मन प्यार करती हूँ, मगर मैं अब उन्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें भी खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए तुम अकीबा का अच्छे से ख्याल रखना। ये बोलकर वो भाग जाती है। यहीं पर अकीबा जब हिरोको के साथ होता है तो वो एक गाना गा रहा था
फिर वो हिरोको से कहता है कि चलो मेल फूजी के पास उसी माउंटेन पर चलते हैं जहाँ पर वो हादसा हुआ था। इधर दूसरी तरफ तबीयत खराब होने के बाद भी इत्सुकी हिरोको के लिए लेटर लिख रही थी, क्योंकि अब उसे कई सारी बातें अचानक याद आने लगी थी। इत्सुकी बताती है कि एक बार फूजी का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसके पैर में कई महीनों तक प्लास्टर लगा रहा। उसी समय स्कूल फेस्टिवल भी आ रहा था, जिसमें 100 मीटर की रेस में वो दौड़ने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उसे रेस में नहीं लिया गया। उसका पैर ठीक नहीं हो पाया था। फेस्टिवल वाले दिन फीमेल फूजी इत्सुकी अपनी दोस्त के कैमरे से सबको देख रही थी। तभी उसने फूजी को देखा, जो कि बिना परमिशन के रेस में गया था और बाकी लोगों के साथ दौड़ने लगा था, मगर पैर में चोट लगी होने की वजह से वो बीच में ही गिर गया। तब सारे बच्चे उस पर हंस रहे थे। वो साल मेल फूजी इत्सुकी का आखिरी साल था। लेटर में ये बात पढ़ने के बाद हिरोको इत्सुकी को एक कैमरा भेजती है और लिखती है कि प्लीज मुझे उन जगह की पिक्चर्स भेजो जहाँ पर फूजी एक समय पर मौजूद था। इत्सुकी फिर अपने पुराने स्कूल में जाकर प्लेग्राउंड और क्लासेस की फोटोज लेने लगती है और तभी उसे अपनी पुरानी क्लास टीचर मिलती हैं। वो इत्सुकी को पहचान जाती हैं। उन्हें इत्सुकी का रोल नंबर तक याद था। जब उन्हें पता चलता है कि इत्सुकी शहर की लाइब्रेरी में काम करती है तो वो काफी खुश होती हैं और उसकी यादें ताज़ा करवाने के लिए वो उसे स्कूल की वही लाइब्रेरी दिखाती हैं जहाँ पर वो एक समय पर ड्यूटी करती थी। यहाँ पर अब नई लड़कियां इस जगह की देखरेख करती थीं। वो लड़कियां भी इत्सुकी से मिलती हैं। फूजी इत्सुकी ये पूरा नाम सुनकर वो सब हंसने लगती हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक गेम का नाम था। दरअसल उन्हें लाइब्रेरी में रखी हुई बुक्स के अंदर कार्ड्स मिलते थे, जिन कार्ड्स पर एक ही नाम लिखा हुआ था, फूजी इत्सुकी, और इन्हें अब तक 80 से ज्यादा बुक्स में ये कार्ड मिल चुके थे। इत्सुकी इन्हें बताती है कि ये कार्ड मेरे नहीं है, ये मेरे एक दोस्त के कार्ड थे। तभी लड़कियां कहने लगती हैं कि क्या आपका दोस्त कोई लड़का था? अगर ऐसा है तो जरूर वो आपसे बहुत प्यार करता होगा, इसीलिए तो उसने इतने सारे कार्ड्स पर नाम लिखकर उन्हें बुक्स में रखा। इत्सुकी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसका नाम भी फूजी इत्सुकी था, लेकिन वो लड़कियां सुन ही नहीं रही थी। फिर जाते समय उसकी टीचर भी कहती हैं कि क्या तुम भी लाइब्रेरी वाले लड़के को पसंद करती थी? इत्सुकी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो बताती है कि आपको याद है हमारी क्लास में एक लड़का था, उसका नाम भी फूजी इत्सुकी था। टीचर को फूजी तुरंत ही याद आ जाता है। फिर टीचर इत्सुकी को बताती हैं कि 2 साल पहले माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए एक हादसे में उसकी डेथ हो गई, और ये बात जानकर इत्सुकी काफी दुखी होती है। उसे उतना ही दुख हो रहा था जितना दुख उसे अपने डैड की मौत पर हुआ था। साथ ही अब इत्सुकी की तबीयत और खराब होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हिरोको अब अकीबा के साथ उसी पहाड़ पर जाने लगती है जहां फूजी के साथ वो हादसा हुआ था। कुछ ही समय में वो पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं। अकीबा कहता है कि पास ही में मेरा एक दोस्त रहता है, हम उसके घर पर रुकेंगे और कल सुबह पहाड़ पर जाएंगे। मगर अब हिरोको मना करने लगती है। वो कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। फूजी को जरूर इससे दुख होगा कि मैंने उसे भुला दिया और आगे बढ़ गई। अकीबा उसे समझाने लगता है कि तुम्हें मूव ऑन करना ही होगा, तुम हमेशा खुद को तकलीफ में नहीं रख सकती। इधर दूसरी तरफ एक नए लेटर में इत्सुकी हिरोको को बता रही थी कि मेरे डैड का जुकाम निमोनिया में बदल गया था, जिससे वो मर गए। अब तभी इत्सुकी की तबीयत भी और खराब हो जाती है। वो अपनी मॉम के सामने आती है और बेहोश हो जाती है। उसकी मॉम देखती हैं कि इत्सुकी को बहुत तेज बुखार है। वो तुरंत ही ग्रैंडपा को ये बात बताती हैं और बर्फ निकालने लगती हैं ताकि शरीर का टेम्परेचर कम किया जा सके। ग्रैंडपा तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, मगर एम्बुलेंस वाले लोग कहते हैं कि उन्हें पहुंचने में 1 घंटा लग जाएगा। ग्रैंडपा बाहर देखते हैं तो आज तेज बर्फ गिर रही थी। ऐसे हालात में एम्बुलेंस को आने में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए अब ग्रैंडपा खुद इत्सुकी को उठाकर हॉस्पिटल तक ले जाने का फैसला करते हैं और सोचते हैं कि रास्ते में इन्हें शायद कोई टैक्सी मिल जाए। मगर इत्सुकी की मॉम अब घबरा जाती हैं। वो ग्रैंडपा से इत्सुकी को ले जाने से मना कर देती हैं और जबरदस्ती उसे छीन लेती हैं। वो कहती हैं कि आपकी वजह से ही इत्सुकी के डैड भी मरे थे। उस दिन भी एम्बुलेंस को आने में 1 घंटा लग रहा था और तब आप खुद इत्सुकी के डैड को अपनी पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल तक ले गए। उस दिन हम लेट पहुंचे थे, जिस वजह से इत्सुकी के डैड मर गए। अगर हमने एम्बुलेंस का इंतजार किया होता तो शायद वैसा ना होता। ग्रैंडपा कहते हैं कि हम कितने टाइम में हॉस्पिटल पहुंचे थे, क्या तुम्हें कुछ याद है? इत्सुकी की माँ को ये बात नहीं पता थी। ग्रैंडपा बताते हैं कि 40 मिनट में मैं उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया था, मगर तब भी ट्रीटमेंट करने के लिए देर हो चुकी थी। अगर हम उस दिन एम्बुलेंस का इंतजार भी करते तब भी इत्सुकी के डैड को बचाना नामुमकिन था। आखिर में वो कहते हैं कि वो मेरा बेटा था, इसीलिए उसके लिए मैंने फैसला किया। इत्सुकी तुम्हारी बेटी है, इसीलिए अब तुम्हें फैसला करना होगा। क्या तुम एम्बुलेंस का इंतजार करोगी या हम इत्सुकी को खुद ही हॉस्पिटल तक ले जाएं? इत्सुकी की मॉम के लिए फैसला कर पाना काफी मुश्किल था। इधर दूसरी तरफ अकीबा और हिरोको अकीबा के दोस्त के घर पहुंच जाते हैं।
वो दोस्त भी फूजी को जानता था। दरअसल ये तीनों ही साथ में माउंटेन क्लाइंबिंग करते थे, लेकिन उस हादसे के बाद अकीबा दोबारा माउंटेन क्लाइंबिंग करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसका दोस्त यहीं पर रहने लगा। और यहाँ पर आने वाले नए लोगों को वो वार्निंग देता है और वेदर के हिसाब से ही क्लाइंबिंग करने के लिए कहता है। अकीबा का दोस्त भी फूजी को याद करते हुए वही गाना गाने लगता है जो अकीबा गा रहा था। हिरोको कहती है कि क्या ये गाना तुम्हारा कोई क्लब सॉन्ग है जिसे तुम सब मिलकर गाते थे। इस पर वो बताता है कि पहाड़ से गिरने से ठीक पहले फूजी यही गाना गा रहा था। हिरोको को ये बात जानकर हैरानी होती है क्योंकि इस गाने में एक आदमी अपने पुराने प्यार को याद कर रहा है। इसके बाद हिरोको बताती है कि हकीकत में फूजी ने कभी भी मुझे शादी के लिए प्रपोज नहीं किया था। हम लंबे समय तक एक साथ थे और एक दिन जब मैं उसके पास गई तो उसके हाथों में वो रिंग थी, मगर उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप खड़ा रहा और काफी समय ऐसे ही बीत गया और बेचैन होकर मैंने ही उससे पूछ लिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और तब उसने बस हाँ कहा था। इस बात को याद करके वो सब हंसने लगते हैं। अकीबा कहता है कि वो ऐसा ही था, लड़कियों के सामने वो शर्मा जाता था और कुछ भी नहीं कह पाता था। हिरोको को इस बात से ही अब सुकून था कि उसके पास फूजी की कई सारी अच्छी यादें हैं। वहीं दूसरी तरफ इत्सुकी की माँ और ग्रैंडपा गिरती हुई तेज बर्फ में ही इत्सुकी को उठाकर हॉस्पिटल तक ले जा रहे थे। ग्रैंडपा भागते हुए नीचे गिर जाते हैं, तभी एक बुलडोजर उनके सामने से गुजरता है। इत्सुकी की माँ मदद मांगने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बुलडोजर नहीं रुकता। तभी ग्रैंडपा हिम्मत करके दोबारा खड़े हो जाते हैं। ये लोग भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं और अब इत्सुकी के साथ साथ ग्रैंडपा की तबीयत भी खराब हो गई थी। इत्सुकी की माँ टाइम देखती हैं और ये लोग 1 घंटा होने से पहले ही हॉस्पिटल आ गए थे। कुछ समय बाद वही डीलर जो इनका रिलेटिव था अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ पर अब इत्सुकी की माँ ने सोच लिया था कि वो अब ग्रैंडपा को उनके घर से दूर नहीं करेंगी। जब तक घर या फिर ग्रैंडपा में से कोई नहीं गिरता तब तक वो वहीं पर रहेंगी। इधर दूसरी तरफ अकीबा सुबह सुबह हिरोको को उठाता है और बाहर लेकर वो पहाड़ दिखाता है जिस पर जाने के बाद फूजी कभी भी नहीं लौटा। अकीबा चीखते हुए कहता है कि फूजी इत्सुकी तुम कैसे हो, क्या तुम अब भी वही गाना गा रहे हो? मैं अब हिरोको को तुमसे ले रहा हूँ। इसके बाद अकीबा हिरोको से कहता है कि तुम्हें भी कुछ कहना है तो तुम भी कह सकती हो। हिरोको भागती हुई आगे जाती है और फिर कहती है कि तुम कैसे हो, मैं ठीक हूँ। वो बस यही 2 बातें कहती रहती है कि तुम कैसे हो, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, मैं ठीक हूँ। और तब पता चलता है कि ये वो बात थी जो फीमेल फूजी इत्सुकी मेल फूजी इत्सुकी से कहना चाहती थी। वो हॉस्पिटल में थी, उसे होश आ चुका था। वो सोच रही थी कि फूजी तुम कैसे हो, मैं ठीक हूँ, और उसका यही मैसेज हिरोको मेल फूजी इत्सुकी तक पहुंचाती है। उसकी पुरानी साथी का मैसेज जिससे शायद फूजी प्यार भी करता था। यहीं पर ठीक होने के बाद इत्सुकी दोबारा लेटर लिखना शुरू कर देती है और बताती है कि जब मेरे डैड की डेथ हो गई थी तब कई दिनों तक मैं स्कूल नहीं गई थी। फिर एक दिन फूजी मेरे घर पर आया। उसके पास एक बुक थी जो उसे लाइब्रेरी पहुंचानी थी। वो इत्सुकी से कहता है कि तुम इसे रख देना। इत्सुकी कहती है कि तुम भी तो इसे स्कूल जाकर रख सकते हो, मगर फूजी मना करता है और कहता है कि अब वो ऐसा नहीं कर सकता। फूजी इत्सुकी को बुक देता है और फिर उसे पता चलता है कि इत्सुकी के डैड की हाल ही में डेथ हो गई है। वो कहता है कि इस मुश्किल समय में मैं तुम्हारे साथ हूँ। इत्सुकी को ये सुनकर अच्छा लगता है। वो मुस्कुराती है और मेल फूजी इत्सुकी यहाँ से चला जाता है। इत्सुकी जाते हुए उसे देख रही थी। वो आखिरी बार था जब फीमेल फूजी इत्सुकी ने मेल फूजी को देखा। इसके कुछ दिनों बाद जब वो स्कूल गई तो उसे पता चला कि फूजी इत्सुकी स्कूल छोड़कर चला गया है। ये बात जानकर इत्सुकी को काफी बुरा लगा था और गुस्से में उसने वहाँ पर रखा हुआ फ्लावर पॉट तोड़ दिया। और इस गुस्से की वजह शायद ये थी कि फीमेल फूजी इत्सुकी मन ही मन फूजी से प्यार करने लगी थी। खैर इत्सुकी फूजी की दी हुई बुक को लाइब्रेरी में रखती है। उसे बुक के अंदर कार्ड मिलता है जिस पर नाम लिखा हुआ था फूजी इत्सुकी। लेटर में ये सारी बातें पढ़कर हिरोको जवाब में लिखती है कि इत्सुकी तुम्हारा शुक्रिया, तुमने अपनी यादें मेरे साथ शेयर की। साथ ही हिरोको ने इत्सुकी के सारे लिखे हुए लेटर्स उसके पास वापस भेज दिए थे। उसने कहा था कि ये तुम्हारी यादें हैं जो तुमने फूजी के साथ बिताई थी और ये यादें तुम्हारे साथ ही ठीक रहेंगी। साथ ही हिरोको ने लिखा था कि मुझे नहीं लगता लाइब्रेरी कार्ड्स पर लिखा हुआ नाम फूजी इत्सुकी फूजी ने अपना नाम सोचकर लिखा होगा। शायद वो जानबूझकर ऐसा करता होगा, उसे तुम्हारा नाम पसंद होगा। इत्सुकी ये बात समझ नहीं पाती। उसके ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। इत्सुकी बताती है कि मेरी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम मेरे नाम जैसा था, बस इतना ही। ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या तुम उससे प्यार करती थी, मगर इत्सुकी कहती है कि हमारा बस नाम ही सेम था और कुछ भी नहीं। तभी ग्रैंडपा बताने लगते हैं कि मैंने जब यहाँ पर पेड़ लगाए थे तो मैंने एक पेड़ का नाम तुम्हारे नाम के ऊपर रखा था, यानी कि फूजी इत्सुकी।
इत्सुकी पूछने लगती है कि वो कौन सा पेड़ है। ग्रैंडपा बताते हैं कि जब तुम पैदा हुई थी तब मैंने उस पेड़ का नाम तुम्हारे नाम पर रखा था। ग्रैंडपा की इस बात से साफ जाहिर था कि जब किसी इंसान को दूसरे इंसान से प्यार होता है तो उन्हें उनके नाम से भी प्यार हो जाता है। इत्सुकी ये बात अपने अगले लेटर में हिरोको को बताने का फैसला करती है। तभी उसी दिन स्कूल की लाइब्रेरी की वही लड़कियां इत्सुकी से मिलने उसके घर पर आती हैं। वो लोग इत्सुकी को वही बुक देती हैं जो सालों पहले फूजी ने इत्सुकी को रखने के लिए दी थी। इत्सुकी इस बुक को खोलती है और वो लड़कियां कहती हैं कि आपको इसमें रखा हुआ कार्ड देखना चाहिए। इत्सुकी कार्ड को देखती है और कार्ड के पीछे एक स्केच था, इत्सुकी का स्केच। ये देखकर फूजी इत्सुकी की आंखें भर आती हैं। इस चीज से साफ जाहिर था कि ये टाउन छोड़ने से पहले ही मेल फूजी इत्सुकी फीमेल फूजी इत्सुकी से प्यार करने लगा था। और ये जानकर इत्सुकी इसीलिए इमोशनल हो गई क्योंकि जूनियर हाई स्कूल के समय वो भी फूजी से प्यार करने लगी थी। और आज इतने सालों बाद फूजी की डेथ के बाद इत्सुकी को पता चल रहा है कि फूजी उससे प्यार करता था, लेकिन वो दोनों कभी भी साथ नहीं हो पाए। खैर, इत्सुकी इस बात को अपने तक ही रखने का फैसला करती है और हिरोको को ये बात नहीं बताती ताकि उसे दुख ना पहुंचे। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो ये मूवी काफी पसंद आई, इसकी एंडिंग काफी इमोशनल थी। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।